नमस्कार स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वरदान बैच की इंग्लिश की क्लास में। आज की हमारी क्लास थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम लोग जो इतने दिनों से हम आपको बता रहे थे कि हम सिलेबस पे एक वीडियो करेंगे, तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है। ठीक है, आज हम लोग डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले CUET 2022-2023 के बेसिस के ऊपर हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो थोड़ा समय इसलिए लग गया स्टूडेंट्स क्योंकि हमने बहुत ही थॉरली अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करके और अभी NTA जो पैटर्न लेके आ रहा है उस हिसाब से किन किन टॉपिक्स को हमें रखना चाहिए आपके लिए और किन किन चीज़ों को नहीं। क्योंकि देखिए हमारा जो पूरा का पूरा ये प्लेटफॉर्म पे हमने बनाया है एक पैटर्न जो आपके लिए ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, वो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम का है, बहुत ही वाइड नहीं है। हमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इंग्लिश में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रामर में भी बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत वास्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है CUET के हिसाब से, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेसिस से सही है, जो आपको नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो हम आज बताएंगे आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में। ठीक है, चलिए तो फिर आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे वरदान बैच का इंग्लिश का सिलेबस का वीडियो है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, और वो हम कैसे कवर करेंगे और उससे बेसिस कैसे कैसे सवाल आए हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला, एक सेकेंड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अभी के पेपरों में इंग्लिश के, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमने 4 वीडियोस अभी तक किए हैं। उसके बाद फिर हम कुछ दो लेक्चर से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हैं हम और कुछ अलग सवाल भी कर रहे हैं। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना मैंने आपको कराया है आगे भी हम लोग वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है क्योंकि उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज में आ रहे हैं प्री पेपर्स में। ठीक है, तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें और हाईलाइट की हैं कि सवाल किस तरह के आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 टाइप्स का हो जाता है उनके क्वेश्चन के बेसिस पे। ठीक है, एक है लिटरल और एक है इन्फरेंशियल। ठीक है, लिटरल में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं और उनके आंसर्स आपको सीधे पैसेज से मिल जाते हैं। ठीक है, आंसर इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, इन टेक्स्ट में ऑलरेडी आंसर दिया होता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के वर्ड्स क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो वो है हु, व्हेन, वेयर। ठीक है, क्लियर है, हु, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन में आपको दिखेंगे जब लिटरल सेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तब। ठीक है, लिटरल मतलब होता है एग्जैक्ट। लिटरल मतलब होता है एग्जैक्ट। एक मिनट, मैं इसे इस कलर से नहीं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, और इन्फरेंशियल मतलब होता है आप किसी चीज़ को स्टडी करिए और फिर उससे जो नॉलेज आपने गेन की आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए। ठीक है, आप उसको यूज़ करिए। तो इन्फरेंशियल का मतलब होता है स्टडी एंड इम्प्लीमेंट। मैं इसको इस टर्म्स में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप यही चीज़ करें जब सवाल इस तरह का आए, तो इन्फरेंशियल टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो तो। ठीक है, तो इन्फरेंशियल में क्या डिफरेंस है, जब इन्फरेंशियल क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर इज नॉट
डायरेक्टली गिवन, ठीक है। आंसर डायरेक्टली टेक्स्ट में नहीं दिया होता है, ठीक है। तो आपको क्लूज को यहाँ पे डी एक वो लास्ट में है, ठीक है। आपको क्लूज को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो जो आपने पैसेज में पढ़ा, जैसे मैंने आपको कई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराए, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें सीधे सीधे आप आंसर नहीं बता सकते। आपको अपनी पूरी स्टडी से जो नॉलेज आपने गेन की उसको इम्प्लीमेंट करना है उस क्वेश्चन में और फिर आंसर निकालना है। ऐसा हमने कई क्वेश्चंस में किया है और मैंने आपको बार बार उस पर ध्यान देने के लिए भी कहा था, ठीक है। तो उस तरह के सवालों को हम लोग इन्फरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। इन्फरेंशियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इनके क्वेश्चंस में यूजुअली आपसे क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन में आपसे कुछ वर्ड्स पूछता है जो कि है वाई, ठीक है, प्रॉबेबली, ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं सवाल में, ठीक है। तो ये मैं एक तरह का बेसिक मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम लोग करेंगे बट वो एक टाइप का नहीं होगा, उसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होते हैं लिटरल या डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं इन्फरेंशियल, जिसमें आपको अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और ये थोड़ा बेसिक मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया कि कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये समझने में समस्या आएगी तो क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करा करेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बताते रहूँगी लेक्चर वाइज। और क्या क्या है, फिर देखिए एंटोनिम्स है हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें सिलेबस में कवर करना है। सेकंड है आपका एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स के भी क्वेश्चंस हमने अभी पिछले 2 क्लासेस से जब से हम कर रहे हैं उससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बीच बीच में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो सेकंड है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखिए ये एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जस्ट पास्ट ईयर का ही है, जिसमें कि सीधे सीधे आपसे पूछा है अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग मतलब एंटोनिम बताना है आपको वर्ड कंसील का, ठीक है। तो कंसील का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, ठीक है। कंसील का मतलब होता है कवर करना या हाइड करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, ये जो वर्ड है रिवील। रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ठीक है, या दिखाना, शो करना। तो ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट मीनिंग है, ये इसका आंसर हुआ। बाकी सब वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है, डिस्क्राइब करना, ठीक है, जब आप चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं। नरेट करना, नरेट करना मतलब किसी चीज़ को रीड करना बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली। उसके बाद एक्सप्लेन करना भी डिस्क्राइब करने का ही सिनोनिम हो गया, ठीक है, जब आप चीज़ों को समझाते हैं, व्यक्त करते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये एंटोनिम के बेसिस पे था। हम देखिए आपको क्यों ये क्वेश्चंस दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि पेपर में कैसी चीज़ें पूछ रही हैं और हम उन्हीं सवालों को, उन्हीं तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं आपके इस पूरे के पूरे जो वरदान बैच का हमने सिलेबस फ्रेम किया है, ठीक है। इसीलिए आपने अभी तक जो लोग फर्स्ट डे से क्लास कर रहे हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि कैसे हमने चीज़ों को पेपर में पैटर्न बिठाया है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है। इसीलिए ये सिलेबस का वीडियो करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको भी पता चले कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर है आपका सिनोनिम्स, ये आपका थर्ड टॉपिक है, ठीक है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट जो हमें कवर करना है, ठीक है, इस पूरे के पूरे सिलेबस के वीडियो में। एक मिनट,
तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा है कि चूज द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है एवर्जन का, ठीक है। एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। जब आप किसी चीज की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एविडेंट डिसलाइक दिखाते हैं, ठीक है, नापसंद अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करें तो उस चीज़ को हम कहेंगे एवर्जन। एग्रेशन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा एंगर और गुस्सा जब हम दिखाएं तो वो हो गया, तो वो इसका सेम मीनिंग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा है असर्शन। असर्शन इज़ अ कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट या बिलीव, ठीक है। मैं इसको लिख दे रही हूँ, ठीक है। A confident statement या बिलीव, ठीक है। उसके बाद है डिसलाइक करना, स्ट्रांगली डिसलाइक। यहाँ पे डिसलाइक सीधे सीधे दिया हुआ है। उसके बाद है इम्पुडेंस। इम्पुडेंस आता है वर्ड इम्पुडेंट से, ठीक है, इम्पुडेंट वर्ड से आता है ये इम्पुडेंट वर्ड से आता है। और इम्पुडेंट का एक्चुअल मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब आप क्या कहते हैं किसी ऐसे तरीके से डिसरिस्पेक्ट शो करें किसी दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है, शोइंग डिसरिस्पेक्ट। मैं इतना ही लिख दे रही हूं। ठीक है, तो ये उससे आ गया, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, वो होता है इम्पुडेंट, और उसी से निकल के वर्ड आता है इम्पुडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ सिनोनिम एवर्जन का, डिसलाइक, ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस तरह से सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन था जिस पे हमने भी एक बेसिक डिस्कशन कर लिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं और किस तरह से चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, ठीक है। एक एक वर्ड को हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट राइटली एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक सवाल है जो इस एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा है। अब ये क्या पॉइंट है जो हमें सिलेबस में कवर करना है, दिस इज योर फोर्थ थिंग जो है इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सबको पता है, सिनोनिम्स जिनकी मीनिंग सेम हो, एंटोनिम्स जिसकी मीनिंग अलग हो, ठीक है। इडियम्स होते हैं कुछ वर्ड्स से मिला के बनाए गए कुछ फ्रेजेस जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो कि अगर उन वर्ड्स को हम अलग अलग कर दें तो वैसा मीनिंग वो नहीं डिड्यूस कर पाएंगे या नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर लिखा है टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, ठीक है, तो इस ओवरऑल स्टेटमेंट का एक मतलब है, टू थ्रो द डस्ट इन वंस आइज का मतलब है किसी की आंखों में धूल झोंकना। ये आपने हिंदी में भी कई बार सुना होगा, ठीक है, मुहावरों जैसा होता है ये, किसी की आंखों में धूल झोंकना। लेकिन आप बताइए अगर इनमें से किसी वर्ड को हम अलग कर दें, थ्रो का मतलब अपने आप में अलग है, ठीक है, फेंकना, डस्ट का मतलब अपने आप में अलग है, धूल, आइज अपने आप में अलग है, आँखें, तो सबकी मीनिंग अलग है। लेकिन जब इसमें हमने एक छोटे से फ्रेज में इसको यूज़ किया, ठीक है, जब हमने इसे एक छोटे से फ्रेज में यूज़ किया है तो इस पूरे फ्रेज का मतलब अलग आ गया, ठीक है। किसी की आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है उसको धोखा देना, ठीक है, उसके साथ चीट करना। तो टू शो फियरसम, फियरसम का मतलब होता है फ्राइटनिंग, फियरसम का मतलब फ्राइटनिंग होता है, तो किसी को डराना, ठीक है, या डर की भावना प्रकट करना, उस चीज़ को हम ये नहीं कंसिडर करेंगे। और क्या है, टू हार्म समवन फिजिकली, किसी को चोट पहुंचाना शारीरिक तौर पे, फिजिकली इज शारीरिक, ठीक है, किसी को हार्म पहुंचाना शारीरिक तौर पे। टू ब्लाइंड समवन, किसी को अंधा कर देना। अगर आप किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हो, ये स्टेटमेंट हम अगर कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अंधा कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब है हम उसे धोखा दे रहे हैं। टू चीट समवन, डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है, डिसीव का मतलब होता है
बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो ऐसी चीज़ में किसी को भरोसा दिलाना, अगर आप किसी गलत चीज़ में किसी को भरोसा दिला रहे हैं, ठीक है, सामने वाला अगर आपकी बात मान रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ ये अन्याय कर रहे हैं, एक तरह से आप उसको धोखा दे रहे हैं। उसको तो लग रहा है कि आप जो बात उससे कर रहे हैं वो सही है और वो एक सही कॉज के लिए है, डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन आप एक्चुअली उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ठीक है। तो इस इडियम का मीनिंग ये है टू डिसीव समवन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इडियम्स करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आपने देखे हैं हम कैसे पढ़ा रहे हैं आजकल अपनी क्लासेस में। आगे की क्लासेस में इडियम्स भी कवर होंगे और भी टॉपिक्स कवर होंगे, देखते चलते हैं कि क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद है मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ये आपका 5वां पॉइंट है, 5वां टॉपिक है जो हमें कवर करना है, मिसस्पेल्ड वर्ड, ठीक है। मिसस्पेल्ड, स्पेल्ड से मतलब है वर्ड्स की स्पेलिंग, और मिस जो कि स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स दिए रहेंगे आपको, ठीक है, अलग अलग, और आपको उसमें से बताना होगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि अब ये हम कैसे करें, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी स्पेलिंग गलत है और कौन सी सही है, क्योंकि हमने तो वर्ड्स सारे दुनिया में जितने हैं वो देखे नहीं हैं, ठीक है, हमें कुछ ही पता है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे चीज़ें कवर करेंगे तो हम आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स से फेमिलियर कराएंगे, ठीक है। आप उसे रेगुलर बेसिस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। वोकैबुलरी बढ़ने से क्या होगा, आपको पता होगा कि ये वर्ड तो मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे कि आर्कियोलॉजी है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे सही है, ठीक है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट टाइम्स, ठीक है, पुराने समय की स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी यहाँ पे सबकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो जब इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स कवर करेंगे वोकैबुलरी में, तो उन सब में आपको कौन सा वर्ड सही है, किसकी स्पेलिंग गलत है, ये सब चीज़ें अपने आप विथ टाइम आप सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका 6th पोर्शन है जो कि हमें कवर करना है सिलेबस में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर से, जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट या एक छोटा सा फ्रेज दिया रहेगा, हाँ, और उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक वर्ड में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो 1 who is 80 years old, ऐसा कोई जो कि 80 साल का है, उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं। 80 जेनेरियन, ठीक है, 80 जेनेरियन ये एक वर्ड है। सेप्ट्यूआ जेनेरियन ये एक दूसरा वर्ड है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी उम्र 70 साल या उस 70 से 80 साल के बीच में होती है, ठीक है, 70 to 79 के बीच में होती है, उनको सेप्ट्यूआ जेनेरियन कहते हैं। और फिर है ऑक्टोजेनेरियन, ये होता है आपके वो लोग जो कि 80 से इस एज ग्रुप के बीच में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और वर्ड दिया हुआ है सुपर एन्यूटेशन, ठीक है, ये आपकी पेंशन, रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है, ठीक है, आपकी कंपनी के दौरान, उस तरह के टर्म्स को हम लोग सुपर एन्यूटेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, आगे की क्लासेस में भी हम लोग इसके जैसे और सवाल करेंगे, ठीक है, और बहुत ही थॉरली करेंगे। तो मैं बस आपको ये बेसिक समझा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में और आपको हम लोग किस किन चीज़ों को कवर कराते चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कवर करना है वो है पैरा जम्बल्स, ठीक है। पैरा जम्बल्स आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा, पैरा प्लस जम्बल्स मतलब पैराग्राफ जो है आपका, ठीक है, वो अलग अलग स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, और सब मिलके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मतलब उस ओवरऑल पैरा का एक मतलब निकल के आना चाहिए, एक मीनिंग निकल के आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा सही है सबसे ज़्यादा। अब अगर हम लोग इसको देखें तो द रिसर्चर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ विलेजेस इन ईच स्टेट which are identified as problem villages to be covered by National Drinking Water Mission। ये जो आपका ये जो बी ऑप्शन है
इसके हिसाब से जब हम लोग ABCD को ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो पैरा जंबल्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स देंगे और आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे उसे एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल पैराग्राफ में हमें अरेंज करना है या सेट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आगे जाके क्लासेस में आएंगे स्टूडेंट्स। तो और भी कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वरदान बैच शुरू हो चुका है, ठीक है। 5 सितंबर से इसकी क्लासेस चल रही हैं। कई बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है और वो बहुत थॉरली इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये जानकारी है, ठीक है, कि आर्ट्स के कोर्स के लिए आप देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। पहली बात तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं। डिटेल थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जो डेली बेसिस पे आपको थ्योरी और उसके साथ साथ जो हम पढ़ाएंगे उन क्लास के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टीचर्स के नोट्स। उसके अलावा आपको हर चैप्टर का DPP मिलेगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है। DPP क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। जैसे अगर हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जो आपको DPP मिलेगा उसमें आपको कई सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस भी बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना बेहतर होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी ऐप पे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको दोनों ऐप पे मिलेंगी। उसके साथ चैप्टर वाइज NTA बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अलग अलग समय के बाद आपको इस तरह के टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आपकी नॉलेज कितनी सही है कितनी गलत है। फिर आप मेंटोरशिप भी ले सकते हैं। फिर CUET के 2022 ऑल पेपर डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आगे जाके जब हमारे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे हम वीडियो सोल्यूशंस भी करेंगे पिछले ईयर के पेपर्स के, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के, ठीक है। तो ये रही प्राइस फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बैच, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी बैच के लिए 4000 है और केवल इंग्लिश या केवल हिंदी बैच के लिए 3000 है। उसके साथ साथ यहाँ पे मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कराई। ये तो उन लोगों के लिए था जिन्होंने 5 सितंबर तक इसे ज्वाइन कर लिया है, कई स्टूडेंट्स ने किया था। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लिंक प्रोवाइडेड है वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस यू हैव दिस अमाउंट टू पे, ठीक है। और सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश के लिए दिस इज़ योर प्राइस। साथ ही साथ आप कांटेक्ट करें इस पर और जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके आप इस वरदान बैच के साथ जुड़ें, ठीक है, ताकि आपको आगे के आपके एग्ज़ाम के लिए एक विजन और एक प्रॉपर मेंटरशिप के साथ हम लोग और हमारी पूरी टीम गाइड कर सके। हमारे साथ साथ और भी कई सारे टीचर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिलीजियसली डे टू डे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप चाहें तो उनके भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे कुछ कुछ मौजूद हैं, उन्हें देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पूरी बात थी कि आप कैसे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं वो डेफिनेटली विजिट करिए, इस नंबर पे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए हमारी टीम के साथ एंड जल्द से जल्द एनरोल करिए। जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स हमें सिलेबस के अंदर इंक्लूड करने हैं। तो ये हमारा 8th पॉइंट है जो हमने सिलेबस में रखा है, रिलेटिंग वर्ड्स, ठीक है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिलेटिंग वर्ड्स रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आपको 2 वर्ड्स दिए रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेज़ी है और लिस्टलेस है, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं। अब इनका क्या रिलेशन है, उस तरह के बाकी कौन से वर्ड्स रिलेशन शो कर रहे हैं ये हमें बताना है सवाल में, ठीक है। तो लिस्टलेस का, लेजी का मतलब तो आपको सबको पता है, आलसी होता है। लिस्टलेस का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, लैकिंग एनर्जी, ठीक है।
जिसके अंदर कोई ऊर्जा ना हो, कोई जान ना हो, ठीक है। तो लेजी और लिस्टलेस दोनों एक तरह के ही वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। आलसी भी और वही व्यक्ति बहुत ही लैक ऑफ एनर्जी शो करता है। तो ये दोनों वर्ड्स की मीनिंग एक जैसी है। अब देखते हैं कि बाकी वर्ड्स में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग एक जैसी है। अगर उनकी एक जैसी होगी तो वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो इनके रिलेशन के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो ये वर्ड है अफेक्शन और अवर्जन। तो अफेक्शन मतलब आप सभी को पता है लगाव होता है, और एवर्जन मैंने पिछले स्लाइड में जब मैं एक क्वेश्चन करा रही थी सिनोनिम्स वाला, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, ठीक है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि लगाव और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि डिसलाइक, मतलब आप उसको पसंद नहीं करते। तो ये दोनों का वर्ड का मतलब अलग हो गया। तो ये वर्ड इसके साथ रिलेशन नहीं बिठा रहा है, तो ये सही नहीं है। दूसरा फिर है डस्क और डॉन, ठीक है। आप सभी ने वर्ड सुने होंगे डस्क एंड डॉन, ठीक है, भोर और शाम। तो ये भी, इनकी भी मीनिंग अलग है, तो फिर ये भी इस रिलेशन के साथ करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर है फूलिश और फैटस, ठीक है। तो फूलिश और फैटस, फैटस का मतलब होता है सिली, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग एक जैसा है। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो लेजी और लिस्टलेस था उस रिलेशन के साथ मैच कर रहे हैं, तो हम लोग इनको कंसिडर कर सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे रिलेटिंग वर्ड्स को टैकल करना है। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आगे के सारे लेक्चर्स में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। और आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये बस मैं आपके एक रफ आइडिया के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और उसको कैसे हैंडल करना है हमें, ठीक है। लास्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट सबसे, वो है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। ये हमारा 9th पॉइंट है जो कि हमें हमारे सिलेबस में कवर करना है, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आप सभी ने, कईयों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उसकी कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग सब कवर कराएंगे। इसके ऊपर एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स होंगे, लेक्चर सीरीज होंगे हमारी, ठीक है। और उसमें हम लोग ये सारे फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, एलिटरेशन, पन, सिमिली, ठीक है, ये सब कवर करेंगे। हाँ, तो ये सारा हमारा ओवरऑल था आज का सिलेबस का वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स है, फिगर ऑफ स्पीच है, रिलेटिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट उसके साथ साथ हम लोग कुछ ग्रामर के भी टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, बेसिक ग्रामर, जिसमें कि हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब आएगा, ठीक है। ये एक बेसिक ब्रीफ टॉपिक डिस्कशन होगा, ठीक है, ताकि आप में से जिनको इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, जो एकदम बेसिक से आ रहे हैं, तो हम उनको वो भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको बेसिक से बेसिक जानकारी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आपको ये सोचना नहीं है कि आपके पास अगर इंग्लिश की नॉलेज ऑलरेडी है तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर कराने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ पे ध्यान दिला रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, वो लोग काइंडली जाएं, कांटेक्ट करें और इस कोर्स के साथ जुड़ जाएं, वरदान बैच के साथ, ठीक है, जो हमारा अभी न्यूली फॉर्म्ड बैच है, ठीक है। 5 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। जिन्होंने नहीं करा है ज्वाइन, वो लोग जाएं और कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें, ठीक है। और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े, मिले, लाइव क्लासेस करें, ठीक है। हम इंटरैक्ट करेंगे और आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी कोई समस्या ना हो। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं, ठीक है। होपफुली आप सबसे जल्द आगे मुलाकात हो, ठीक है। लाइव लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।